I welcome you all to watch my new video in the chapter Nature and Purpose of Business. In this video, we will be discussing about the classification of business activities. Business activities can be classified on various bases, but the most common base of classification is on the basis of functions performed. So, business activities can be classified into two broad categories. One is industry and another is commerce. We'll be discussing about both of these, industry as well as commerce. Now, industry. In the common concept, the common thinking is that the term industry is used for activities in which we use mechanical appliances, more plant and machinery is used, then we say that it is an industry. ठीक है, नॉर्मल लोगों के दिमाग में ये इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे ज़्यादा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स, टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल होता है, उसको इंडस्ट्री कहते हैं. बट एक्चुअली इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? इट रेफर्स टू एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स. फाइन. इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग हो गुड्स की, as well as rearing, breeding and raising of animals. Now the definition of industry becomes, it refers to economic activities which are connected with conversion of resources into useful goods, जिसमें हम resources को useful goods में convert कर देते हैं. Industry में produce consumer goods और capital goods. Capital goods like machine, सीमेंट, ये सब क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स बेटा, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ नहीं करता, जो कि फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं. और कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? लाइक ब्रेड, बटर, क्लॉथ, रेडियो, दीज ऑल आर कंज्यूमर गुड्स एंड दे कैन बी डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर. ओके, तो इंडस्ट्री क्या है? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हम रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. एंड गुड्स कैन बी बोथ टाइप, इट कैन बी कंज्यूमर गुड्स, इट कैन बी capital goods. Now we will be discussing the different types of industries. There are three types of industry, bache. One is primary industry, another is secondary industry, and the third one is tertiary industry. One by one we will be discussing all these three types. First, primary industry. Primary industry includes those industries which are connected with extraction of natural resources and reproduction of living species बेटा. देखिए क्या है? These include all those activities which are connected with extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms and plants. ठीक है, जो नेचर ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, लाइक वी आर एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम माइंस, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. ठीक है, हम रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है बेटा. प्राइमरी इंडस्ट्री की फर्दर दो कैटेगरीज हैं बच्चे. वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, अनदर इज जेनेटिक इंडस्ट्री. ओके, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है? हियर वी एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचर ने हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं, हम वहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इट सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल्स विच आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ द सॉइल. ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. Okay, you can take the examples here. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे आपकी? फार्मिंग, माइनिंग, लम्बरिंग, हंटिंग, फिशिंग. ठीक है, when we take out fishes from rivers, that is extractive industry. When we get timber from forest, again that is extractive industry. ठीक है, the products of extractive industry can be directly used or they can become the raw material for other industries. हम उनको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट. फर्दर दे कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज. ओके, क्लियर है बेटा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? हम एक्सट्रैक्ट करते हैं माइन से, नेचुरल रिसोर्सेज से. नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट भी हो सकते हैं,
इट कैन बी रिवर्स, इट कैन बी ओशियंस, वहाँ से हम जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. नेक्स्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्री. These industries, they remain engaged in rearing and breeding of plants and animals for their use in further reproduction. Okay, like birds, plants, animals, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम क्या करते हैं, रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, रियरिंग ऑफ प्लांट्स इन नर्सरी, ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स, दीज ऑल आर जेनेटिक इंडस्ट्री. इसमें बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स की रियरिंग एंड ब्रीडिंग करी जाती है. द सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज, ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा. एक्टिविटीज़ ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचरी, दे ऑल कम अंडर द क्लास ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री. ओके, तो वी हैव डन प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी में हमने 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ करी बेटा. एक थी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव नाम से क्लियर है, वी एक्सट्रैक्ट आउट द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द नेचर. जेनेटिक इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं. किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. दे कैन बी बर्ड्स, दे कैन बी प्लांट्स, दे कैन बी एनिमल्स. ओके बच्चे, नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री हमने कर लिया बेटा, नाउ इट इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, दे आर कंसर्न्ड विद यूजिंग द मटीरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज. जो प्राइमरी इंडस्ट्री में आपने मटेरियल एक्सट्रैक्ट करे हैं, उनको सेकेंडरी इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है बेटा. ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल कौन सी, जो प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट हुए हैं. दीज इंडस्ट्रीज दे प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन और मे बी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स. ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, दे यूज़ रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस finished products. For example, mining of iron ore is done in primary industry. ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री में माइनिंग करी हमने आयरन ओर की, बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्री. स्टील तो हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में बनाएंगे, वो तो प्राइमरी इंडस्ट्री में नहीं बनेगा बेटा. हमने आयरन और एक्सट्रैक्ट कर लिया प्राइमरी इंडस्ट्री से, वो रॉ मटेरियल हमने कहाँ यूज़ किया, सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ताकि हम स्टील को मैन्युफैक्चर कर सकें. नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है. वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अनदर इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. अब पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करते हैं बच्चे. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, दे आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स. मैन्युफैक्चर मीन्स प्रोड्यूस करना. दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटीरियल्स एंड दस दे प्रोवाइड फॉर्म यूटिलिटी. These industries create form utility, मतलब they change the form of raw material into finished products. For example, timber is converted into furniture. हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी. पहले वो जस्ट लकड़ी की फॉर्म में है, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फर्नीचर में. हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, इसलिए कहा जाता है these industries provide form utility. आयरन को हमने स्टील में कन्वर्ट कर दिया, शुगर केन को हमने शुगर में कन्वर्ट कर दिया, कॉटन को हमने क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया बेटा. तो हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं बेटा. कॉटन जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें मिली, हमने उसको क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया. शुगर केन जो प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला, हमने उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया. वी आर प्रोवाइडिंग फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. क्लियर है बेटा. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की भी फर्दर कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मैथड्स ऑफ ऑपरेशन फॉर प्रोडक्शन. क्या है, 4 टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा. एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, देन कम्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड वन मोर इज असेंबलिंग इंडस्ट्री. लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन. एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, दे एनालाइज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटीरियल, एज इन केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी. बेटा एक ही रॉ मटीरियल के हम अलग अलग कंपोनेंट्स बना देते हैं. The basic raw material is broken into different parts to produce finished products. For example, crude oil जो हम extract कर रहे हैं बेटा. Crude oil is processed and many finished products are made, like petroleum भी बनता है crude oil से, डीजल भी बनता है, केरोसिन ऑयल भी बनता है, गैसोलीन भी बनती है, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं बेटा.
बेसिक रॉ मटेरियल क्या है? क्रूड ऑयल। उससे हमने अलग अलग तरह के फिनिश प्रोडक्ट्स रेडी कर लिए बेटा। एनालिटिकल इंडस्ट्री, वन बेसिक रॉ मटेरियल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री. यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ ऑयल रिफाइनरी. ओके जी. नेक्स्ट कम्स सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज. सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या करती है? इट कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, एज इन द केस ऑफ सीमेंट. एनालिटिकल में क्या था बेटा? एक ही रॉ मटेरियल के आपने अलग अलग कंपोनेंट्स कर दिए, अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स बना लिए. सिंथेटिकल में क्या होता है? अलग अलग रॉ मटेरियल, उन सबको मिला के आप एक नया प्रोडक्ट रेडी कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो. टू और मोर मटेरियल्स दे आर मिक्सड to manufacture some new product. For example, we mix various chemicals to produce soaps. सोप को बनाने के लिए हमें बहुत सारे केमिकल्स को ऐड करना पड़ता है. दैट मीन्स सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसके अंडर आएगी? सिंथेटिकल इंडस्ट्री में. पेंट्स बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए हमें अलग अलग केमिकल्स को ऐड करना पड़ता है बेटा. ठीक है. सीमेंट बनाने के लिए भी हमें अलग अलग केमिकल्स को ऐड करना पड़ता है. तो दैट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री. एनालिटिकल का एक तरह का रिवर्स है. एनालिटिकल में हम एक के सब कंपोनेंट्स बना देते हैं. यहाँ पे अलग अलग रॉ मटेरियल को मिला के एक फिनिश प्रोडक्ट रेडी किया जाता है. डन. द थर्ड कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, लाइक इन केस ऑफ शुगर, पेपर. क्या होता है बेटा? जो रॉ मटेरियल है, इट इज़ प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड. प्रोसेसिंग होती है बेटा रॉ मटेरियल की अलग अलग स्टेजेस में, फिर जाके फाइनल गुड्स बनती हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री. ठीक है. हम इनको रॉ मटेरियल एक ही है, उसको फर्दर प्रोसेस करते जाते हैं, उसकी फॉर्म चेंज हो के फाइनली हम फिनिश गुड्स को रेडी करते हैं. ठीक है. शुगर इंडस्ट्री से पहले हमने जैगरी रेडी करी, जैगरी से फिर हमने गुड़ तैयार किया बेटा, गुड़ से फिर हमने क्या तैयार करा? शुगर तैयार करी. प्रोसेसिंग होती है. सेम रॉ मटेरियल को फर्दर प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस में प्रोसेस किया जाता है ताकि फाइनल प्रोडक्ट क्या हो सके? रेडी हो सके. नाउ द लास्ट कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज असेंबलिंग इंडस्ट्रीज. In such industries, we assemble different component parts to make a new product. For example, television, car, computer, etc. ठीक है. अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स को कंबाइन करते हैं. हमें कंप्यूटर बनाना है, हमने CPU ले लिया, मॉनिटर ले लिया बेटा, कीबोर्ड ले लिया, मदरबोर्ड, जो चीज़ें भी चाहिए इन सब को कंबाइन करके हम कंप्यूटर रेडी कर सकते हैं. ठीक है. फिनिश प्रोडक्ट्स अलग अलग जगह से लिए बेटा. कार वाले जो कार बनाती हैं कंपनीज, वो सारा कुछ खुद तो नहीं बनाती बेटा. कहीं से टायर्स लिए, ठीक है, कहीं से स्टीयरिंग व्हील लिया, कहीं से उसका बेस लिया, कहीं से इंजन लिया, उन सबको असेंबल करके दे मेक अ कार. टेलीविज़न बनाना है, अलग अलग कंपोनेंट्स हमने खरीदे और उनको असेंबल किया. असेंबल मतलब उनको जोड़ के एक प्रोडक्ट को हमने रेडी कर लिया. ठीक है. तो दैट इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल्स, कार्स, वॉचेस, कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्री में आते हैं. तो हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की चारों टाइप्स कर ली बेटा. सेकेंडरी इंडस्ट्री में एक और टाइप आती है इंडस्ट्री की, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स एंड कैनाल्स. Engineering and architectural skills are very important part in construction industries. These industries, they use the product of manufacturing industries. Manufacturing industries में जो सीमेंट, आयरन एंड स्टील, जो लाइम, ये सब चीज़ें रेडी हुई हैं, वो सब चीज़ों को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है. And the very important feature of these industries is that their product cannot be transferred or shifted to the market. They are constructed and remain at fixed site only. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बेटा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में शुगर बन गई, हम कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं ना. ठीक है. हमने क्लॉथ बना लिया, हम कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं. असेंबलिंग इंडस्ट्री में हमने टेलीविज़न या कंप्यूटर रेडी कर लिया, वी कैन सेल इट टू द कंज्यूमर ना. बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो रोड्स, जो ब्रिजेस, जो डैम्स बने हैं, किसी कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते बेटा हम. दे रिमेन फिक्स्ड एट वन साइट ओनली. दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द मार्केट. इनको हम सेल नहीं कर सकते बेटा. ओके जी. नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ
industry is tertiary industry, but it is also called service industry. These are concerned with providing support services to primary and secondary industries. ये इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं सो दैट देयर इज़ अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. These industries help in the activities of primary and secondary industries by supporting their activities. As business activities, these may be considered as part of commerce because as auxiliaries to trade. Auxiliaries means something which assists, something which helps in trade. बेटा अगर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये सब चीज़ें ना हो तो क्या हमारी प्राइमरी या सेकेंडरी इंडस्ट्री रन हो सकती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने गुड्स रेडी कर ली, फिनिश गुड्स बना ली, उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना ज़रूरी है. वो ट्रांसपोर्टेशन कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी इंडस्ट्री. ठीक है. सेकेंडरी इंडस्ट्री में या प्राइमरी इंडस्ट्री में हमें गुड्स को रेडी करना है या एक्सट्रैक्ट करना है या प्रोड्यूस करना है. वी नीड फंड्स, वी नीड मनी. तो वो पैसा हमें बैंक्स हमें वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं. बच्चे, हमने जो गुड्स रेडी कर ली, एकदम से मार्केट में सेल नहीं होती. वी हैव टू स्टोर दोज गुड्स. जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे हम उनको सप्लाई करेंगे. तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है. एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस हमारा रिस्क कवर करते हैं बेटा. तो टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड करती है? सर्विसेज फैसिलिटेट करती है. उनके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकती. फाइन, वी हैव डन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री. नाउ लेट्स हैव अ रीकैप. इंडस्ट्री में हमने 3 तरह की इंडस्ट्रीज करी बेटा. वन इज़ प्राइमरी, अनदर सेकेंडरी एंड द थर्ड वी डिड टर्शरी इंडस्ट्री. प्राइमरी में फिर से हमने सब क्लासिफिकेशन करी बेटा. वन वॉज जेनेटिक इंडस्ट्री, अनदर वॉज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. ठीक है. जेनेटिक में हम रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की. एक्सट्रैक्टिव में हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके. सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने 2 टाइप्स करी बेटा. वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अनदर इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हमने फर्दर सब क्लासीफाई किया था बेटा. एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसमें एक ही कंपोनेंट के को अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. सिंथेटिक में अलग अलग रॉ मटेरियल को मिला के एक नया प्रोडक्ट रेडी किया जाता है. प्रोसेसिंग में हम सेम रॉ मटेरियल को अलग अलग स्टेजेस में क्या करते हैं? प्रोसेस करते जाते हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट क्या हो सके? रेडी हो सके. असेंबलिंग इंडस्ट्री में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट रेडी कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर्स, जैसे कार्स. ओके. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम ब्रिजेस, डैम्स ये सब रेडी करते हैं और ये ब्रिजेस और ये डैम्स एक मार्केट में सेल नहीं हो सकते. दे रिमेन एट फिक्स्ड प्लेस ओनली. और लास्ट हमने करी टर्शरी इंडस्ट्री बेटा, जिसको सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं. ये असिस्टेंट या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है किसको? बिजनेस को. किसको? बिजनेस को. बिजनेस में मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को. उनको फैसिलिटेट करती है, सपोर्ट करती है. डन. वी हैव डन अबाउट इंडस्ट्री. नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ वॉज कॉमर्स. कॉमर्स है क्या बेटा? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Exchange of goods and services on a large scale to the ultimate consumer. There will be no use of producing goods unless and until these goods reach the ultimate consumer. हमने गुड्स बना ली इंडस्ट्रीज़ में, प्राइमरी में या सेकेंडरी में, जब तक ये कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती बेटा उस प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है. गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. कंज्यूमर्स आर इवन नॉट अवेयर कि किस किस तरह की गुड्स कौन कौन मैन्युफैक्चर बना रहा है. उनको ये सारी जानकारी नहीं होती बेटा. फर्दर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी और कंज्यूमर्स तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ख़रीदते हैं. तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कंज्यूमर्स को पता ही नहीं कौन किस किस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो रहे हैं. इसके लिए बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए हम उनकी नॉलेज को इस नॉलेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम उनको क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करते हैं. कस्टमर अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड हैं, प्रोडक्शन एक जगह पे हो रही है, हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं बेटा. ठीक है. गुड्स कंज्यूमर थोड़ी थोड़ी ख़रीदता है, हम उन गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं. तो ये सारी फैसिलिटीज़
ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ट्रेड को, बिजनेस को क्या करते हैं, प्रमोट करती हैं, एड करती हैं, असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं बेटा। तो कॉमर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज ट्रेड, अनदर इज एड्स टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। पहले हम देखते हैं ट्रेड क्या होता है बेटा। ट्रेड का मतलब क्या है, सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज की सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। बेसिकली ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इट ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर्स। ओके, अब ट्रेड को भी फर्दर हम बाइफर्केट कर सकते हैं बेटा। दो तरह का ट्रेड होता है, वन इज इंटरनल ट्रेड, अनदर इज एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या है बेटा, होम ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक देश की जोग्राफिकल जो लिमिट्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर अंदर जो ट्रेड हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में गुड्स और सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होम करेंसी, लोकल करेंसी में ही होती है। इंटरनल ट्रेड को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, होल सेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होल सेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होल सेल ट्रेड क्या है, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन बल्क। बल्क मीन्स लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं। होता क्या है बेटा, होल सेलर्स दे बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल दीज गुड्स टू द रिटेलर्स। वो डायरेक्ट कंज्यूमर को गुड्स नहीं बेचते होलसेलर्स, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और रिटेलर को बेचते हैं। जनरली होलसेलर स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक ही तरह के प्रोडक्ट में डील करते हैं। दे कीप लार्ज स्टॉक ऑफ द गुड्स ऑफ द सेम लाइन। ओके, बल्क में लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर्स खरीदते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ये कभी भी कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल नहीं करते, ये रिटेलर को सेल करते हैं। अब रिटेल ट्रेड क्या है, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज, दैट इज रिटेल ट्रेड। इसमें भी बाइंग एंड सेलिंग ही होनी है, बट स्मॉल क्वांटिटी में होनी है। फर्दर रिटेलर किससे गुड्स खरीदता है बेटा, रिटेलर होलसेलर से खरीदता है और किसको सेल करता है, टू द अल्टीमेट और फाइनल कंज्यूमर। होलसेलर ट्रेड में क्या था, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदता था और रिटेलर को बेचता था। अब रिटेलर ने किससे खरीदा, होलसेलर से खरीदा और फाइनल कंज्यूमर को सेल करना है। ठीक है, नॉर्मली वी पीपल डील विद रिटेलर्स, हम रिटेलर्स से खरीदते हैं गुड्स बेटा, और वो होलसेलर से खरीदते हैं। तो दैट वाज इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है बेटा, वो ट्रेड विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। यू कैन से इट इज़ अ ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। तो देखिए क्या है जी, एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द exchange of goods and services between persons or organizations which are operating in two or more countries. तो external trade में we have a wider market. It helps the businessman to use the resources of the country in a competitive way. Okay, external trade में हम foreign currency में business होता है, ज़्यादा formalities होती हैं, ज़्यादा rules and regulations होते हैं। अब एक्सटर्नल ट्रेड को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है बेटा। वन इज़ एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एंट्री पोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो शायद आपने सुना हो बेटा, एंट्री पोर्ट नहीं सुना होगा। चलिए देखते हैं, व्हाट इज़ एक्सपोर्ट ट्रेड। इट मीन्स सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, दे एनकरेज एक्सपोर्ट्स। हमारी कोशिश क्या होती है, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों ताकि हमारे पास फॉरेन करेंसी आए और हमारे फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज हों। एक्सपोर्ट क्या होता है, व्हेन goods are sold to other countries. Import इसका रिवर्स बेटा, if goods are purchased from another country, it is called as import trade. ठीक है, we can import technology, we can import capital goods और consumer goods कुछ भी import कर सकते हैं बेटा। Now the third category is entry port trade. ये क्या है, when goods are imported for export to other countries. हमने एक कंट्री से गुड्स import करी, किस लिए import करी, अपने कंट्री में कंजम्पशन के लिए नहीं इंपोर्ट करी, हमने किस लिए इंपोर्ट करी, ताकि हम उन गुड्स को किसी और कंट्री को क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। फाइन, तो इट इज़ व्हाट इट इज़ इंपोर्ट ऑफ गुड्स विद एन इंटेंशन टू एक्सपोर्ट देम, इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री बट नॉट फॉर कंजम्पशन इन होम कंट्री।
इंपोर्ट में क्या होता है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अपने कंट्री में ही यूज़ करते हैं. यहाँ हमने इंपोर्ट करी बट अपने कंट्री में नहीं यूज़ करे. वी आर सेलिंग दिस गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्री. दैट इज़ एंट्री पोर्ट ट्रेड. तो हमने ट्रेड कर लिया बेटा. ट्रेड का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड दो टाइप का होता है, वन इज़ इंटरनल ट्रेड एंड अदर इज़ एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल में वी डिड होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, और एक्सटर्नल में import, export and entry port. Now next here it is auxiliaries to trade. कॉमर्स की भी दो कैटेगरीज थी ना, वन वॉज ट्रेड एंड अदर वॉज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. इनको हम एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं. एड्स टू ट्रेड मतलब वो चीज़ें जो ट्रेड की मदद करती हैं, यानी इसमें वो सब कुछ आता है जो टर्शरी इंडस्ट्री में आता है. ऑल द सर्विसेज विच हेल्प इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता क्या है बेटा, एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग और हेल्पिंग द ट्रेड, they are known as auxiliaries to trade. These activities are generally referred to as services because these are in the nature of facilitating the activities which are related to industry and trade. ये इंडस्ट्री और ट्रेड को प्रमोट करने में हेल्प करती हैं. टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग. अब इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या है बेटा, जनरली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर लोकेशन. प्रोडक्शन तो एक ही जगह पे होगी बेटा, लाइक टी इज़ प्रोड्यूस्ड इन असम, बट डिमांड तो पूरे कंट्री में ना, मेजॉरिटी प्रोडक्शन तो असम में ही होती है बेटा. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन, बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. डिमांड थ्रू आउट द कंट्री है. तो the problem, the hindrance, the obstacle of place is removed by transportation. प्लेस की प्रॉब्लम आ रही है बेटा, प्रोडक्शन एक जगह पे हो रही है, डिमांड अलग अलग जगह पे है. तो जो हिंड्रेंस है या जो ऑब्स्टेकल है या जो प्रॉब्लम है प्लेस की, ये किसके थ्रू रिमूव हो सकती है, किस एड, किस ऑक्सिलरी के थ्रू रिमूव हो सकती है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, it removes the obstacle of place. It helps in the movement of raw material to the place of production and the finished product from factories to the place of consumption. रॉ मटेरियल को हम फैक्ट्रीज में लेके आ सकते हैं, जब फिनिश गुड्स बन गया फैक्ट्री से मार्केट में सेल कर सकते हैं बेटा. देयर इज ऑल्सो नीड फॉर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज सो दैट प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वन another. इसीलिए पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन फैसिलिटीज, they may also be regarded as auxiliaries to business activities. Fine beta. The first aid was transportation. It helps in movement of raw material to the place of production and finished goods to the marketplace. फर्दर ये कौन सा हिंड्रेंस रिमूव करती है, हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल मतलब प्रॉब्लम, ये प्लेस का हिंड्रेंस रिमूव करती है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट ऑक्सिलरी इज बैंकिंग एंड finance. Business activities cannot be performed unless funds are available for acquiring assets and meeting day-to-day expenses. So we can arrange the necessary funds from a bank. तो बैंक बिजनेस एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है. कौन सी प्रॉब्लम दूर करता है बैंक, फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करता है. तो बैंकिंग एंड फाइनेंस दे ऑल्सो रिमूव वन प्रॉब्लम. ये ऑक्सिलरी कौन सी प्रॉब्लम को दूर करती है, प्रॉब्लम और हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करते हैं. बैंक्स दे हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स. Along with providing funds, banks provide many other facilities like collection of checks, deposit of checks, they issue drafts, they discount bills of exchange, they provide the facility of overdraft, they convert our foreign currency in case of foreign trade. बहुत सारी facilities provide करते हैं. ठीक है, इसके बिना ट्रेड इमेजिन करना इज़ अ डिस्टिंक्ट ड्रीम बेटा. विदाउट एडिक्वेट फंड्स बिजनेस को हम ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकते. It remains limited to a limited area only then. Next auxiliary is insurance. Business involve various types of risk and must be protected against fire, theft and other risk. ठीक है, जो मटीरियल्स, जो गुड्स जो स्टॉक में पड़े हैं उनको भी बड़ा तरह का रिस्क होता है बेटा.
वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, कोई फ्लड्स आ सकते हैं, सुनामी, अर्थक्वेक, एनी सॉर्ट ऑफ मिस हैपनिंग कैन अराइज। ओके, तो हमने अपने गुड्स को, अपने मटेरियल को भी क्या करना है, इंश्योर करा लेंगे। तो हमारे दिमाग में जो डर रहता है कि ये ख़राब हो जाएंगी या चोरी हो जाएंगी, वी कैन मिनिमाइज दैट रिस्क बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट आवर लॉस। अगर हमने उन गुड्स की इंश्योरेंस करा रखी है और कल को वो चोरी हो जाती हैं या आग लग जाती है, अगर हमने फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराई है, इंश्योरेंस कंपनी हमारे लॉस को क्या कर देगी, कंपनसेट कर देगी। जब हमारी टेंशन इंश्योरेंस कंपनी ने ले ली तो बिजनेसमैन अपना पूरा ध्यान बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर लगा सकता है बच्चे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं हम अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। एम्प्लॉयज़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि काम करते करते ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स किसी एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो हम अगर उनकी इंश्योरेंस कराएं, इंश्योरेंस कंपनी वाले उस लॉस को मॉनेटरी फॉर्म में कुछ लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं जी। तो इंश्योरेंस क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन ऑल सच केसेस। तो इंश्योरेंस हमारी कौन सी प्रॉब्लम को दूर करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ने प्लेस की प्रॉब्लम दूर कर दी, बैंकिंग ने कौन सी प्रॉब्लम दूर कर दी, फाइनेंस की। इंश्योरेंस कौन से हिंड्रेंस को रिमूव करेगा, इंश्योरेंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। कौन से हिंड्रेंस को रिमूव करता है, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। फाइन, बिजनेसमैन हैव टू पे अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, थोड़ा सा प्रीमियम देना है बेटा, एंड इन रिटर्न दे गेट कंपनसेशन फॉर द लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो उनका रिस्क काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। नेक्स्ट एड टू ट्रेड इज वेयर हाउसिंग। बेटा एज आई टोल्ड यू अर्लियर, गुड्स आर नॉट सोल्ड और दे आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली एज दे आर प्रोड्यूस्ड। जैसे प्रोड्यूस हुई हैं इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होती बेटा, वी हैव टू कीप देम इन स्टॉक and make them available as and when demanded by the consumer। अगर मैंने अभी गुड्स प्रोड्यूस करी, मैं अभी, मेरी कोशिश है कि मैं अभी मार्केट में सेल कर दूं, तो बेटा इतनी डिमांड नहीं होगी, मुझे लेस प्राइस पे सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, बाद में जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तब मेरे पास गुड्स बहुत कम होगी सेल करने के लिए, तब प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो वेयर हाउसिंग क्या करता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। मार्केट में गुड्स हमने कब डिलीवर करनी है, जैसे जैसे डिमांड होगी, एज एंड व्हेन दे आर डिमांडेड दे विल बी सप्लाइड टू द मार्केट। तो तब तक उन गुड्स को कहाँ पे रखा जाए बेटा, वी कीप दोज गुड्स इन द वेयर हाउसेस, ओके, बिकॉज दे आर नॉट इमीडिएटली कंज्यूम्ड। फॉर एग्जाम्पल wheat, rice, they are produced in a particular season but they are consumed throughout the year, so they need to be stored. Special arrangements have to be made to store the goods to prevent any sort of loss, to keep them fresh। ठीक है, सब कुछ हमने उनको प्रॉपर कंडीशन में रखना है ताकि वो ख़राब भी ना हो और फ्रेश भी रहें। सो वेयर हाउसिंग हेल्प्स द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट स्टोरेज and facilitate the availability of goods whenever needed। तो प्राइसेस में भी जैसे मैंने पहले कहा स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं वेयर हाउसेस। नाउ द नेक्स्ट ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज एडवर्टाइजिंग। Practically it is impossible बेटा for a manufacturer and trader to contact each and every customer। हर एक कस्टमर को जाके नहीं बता सकते कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। एडवर्टीजमेंट हेल्प टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। गुड्स आर एडवर्टाइज्ड to inform the consumer about their uses, their quality, prices, etc. Advertisement spreads awareness among the consumers regarding new goods and their uses। So advertisement directly helps to promote the sale of goods। तो एडवर्टीजमेंट कौन सी प्रॉब्लम को दूर करती है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम को दूर करती है। मतलब कंज्यूमर्स को पता ही नहीं कौन सा मैन्युफैक्चरर कौन से गुड्स बना रहे हैं, मार्केट में क्या क्या नए ब्रांड्स आ रहे हैं, क्या क्या नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, दे डोंट नो अनलेस कोई उनको नहीं बताएगा, उनको पता ही नहीं रहेगा बेटा। तो थ्रू एडवर्टीजमेंट मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स। तो ये हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिमूव करता है बच्चे। फाइन, इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट द ट्रेड। जब कंज्यूमर्स को पता होगा नए ब्रांड्स के बारे में, नए प्रोडक्ट्स के बारे में, दे विल मेक डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, तो इट विल बूस्ट, सेल्स बढ़ेंगी हमारे प्रोडक्ट की। नाउ विद दिस वी फिनिश्ड ऑल द ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। नाउ लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ द
क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स. बेटा कॉमर्स में हमने दो कैटेगरीज करी, वन इज ट्रेड, अनदर इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड में हमने दो तरह का ट्रेड डिस्कस किया, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल की भी दो कैटेगरीज हैं बेटा, वन इज़ होलसेल ट्रेड, अनदर इज़ रिटेल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड में हमने किया इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री. और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हमने डिफरेंट सर्विस इंडस्ट्री की फैसिलिटीज़ को डिस्कस किया बेटा. जो चीज़ें ट्रेड को प्रमोट करने में, बूस्ट करने में हेल्प करती हैं, दे आर बेसिकली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. दे वर ट्रांसपोर्टेशन, दे वर वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, banking, communication and advertising. Hope you have understood the topic. Thank you beta. Thanks for your patient listening.